आने वाले समय में आप ऑप्शन का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं वो बताइए। आने वाले समय में ट्रेडिंग जो होगी ऑप्शंस की वो डेटा ड्रिवन हो जाएगी, यानी कि केवल चार्ट से या एक रैंडम आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको अभी से ही लर्निंग पे ध्यान देना है। अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मुझे वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए? ये 4 सिंपल चीज देख करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें से चारों में मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट रैंकिंग जाती है पीस। बहुत बड़ा बदलाव क्या आप होते हुए देख पा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव हो सकता है, ये रेस्ट्रिक्शंस माइट भी आ सकती है जो आज के दिन में यूएस मार्केट्स में है। एआई का मैं ट्रस्ट तो किसी रिसर्च के ऊपर भी नहीं करती हूँ, तो वहां कैसे कर लूं जहां पे पैसा लगाना है? क्योंकि वो ऑटोमेटेड मॉडल है। हाँ। वो आपको जो भी बताएगा विदाउट इमोशन बताएगा। जो भैया दिख रहा है चैट जीपीटी आपको वही बताएगा। मैं कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, कौन सा शेयर रखूं, कौन सा अच्छा है नहीं है, कोई इजी सा आसान सा तरीका। जिस स्टॉक का भी प्रमोटर होल्डिंग 20% से कम है उसको ऑफलोड कीजिए, और जिनका 30-40% से ज्यादा है उसको ऐड ऑन कीजिए। कि ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल 2 साल में प्रॉफिट देखा ही नहीं है, क्या उनको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? फिर ट्रेडिंग नहीं है उनके लिए? आज के दिन में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आप देखेंगे वो 3 महीने ट्रेडिंग करने के बाद उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ। तो कम से कम आपको साल 2 साल तो अपनी लर्निंग को देना चाहिए, तो लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। नेक्स्ट 5 ईयर में आपको वो कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं? तो ये 2 सेक्टर पे जा सकते हैं। वो पॉइंट्स में जानना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर सुबह उठे ना तो बस उसकी नज़र उसके ऊपर रहे, वो क्या चेकलिस्ट होगी? ये चेकलिस्ट आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सेबी का डेटा ये कहता है कि लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का रुझान बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिर सेबी का दूसरा डेटा ये कह रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ आ तो रहे हैं मार्केट्स में, लेकिन बहुत निराश हताश होके क्या बाहर जा रहे हैं? आज के पॉडकास्ट में आपको न सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बातें मालूम चलने वाली है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड सारी डिटेल आपको पता चलेगी, क्योंकि पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान है उनके पास इन दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, लगातार 26 महीने उन्होंने प्रॉफिट दिया है। आपके लिए यह अचरज भरा हो सकता है, लेकिन इसी चैनल पर पहले जिन्होंने उनको देखा है उनके लिए यह बहुत हैरानी भरी बात नहीं है। तो चलिए अब स्वागत मैं कर लेती हूं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज हैं वीपी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज नितिन मुरारका सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो बधाइयां मेरी आप स्वीकार कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, ये लगातार जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट आप बुक करते जा रहे हैं, बहुत जल्द इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, ऐसी मेरी शुभकामना। थैंक यू। और देखिए ये डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का गेम है, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये कंप्लीटली साइंटिफिक नंबर्स का और विनिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शंस गैम्बलिंग है या ये बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। ये पूरा कैलकुलेशन है, साइंस है, और इस साइंस को कोई भी समझ के इस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकता है। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस भी नहीं है, बस थोड़ी लर्निंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप भी इससे इसी तरीके से प्रॉफिट्स बना सकती हैं। वो लर्निंग आज हम लेने की कोशिश भी आपसे करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास जितना ज्ञान है वो आप हर बार बांटते भी हैं, तो उसी में से आज सागर की कुछ बूंदें हम लेने की कोशिश करने वाले हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि सेबी का डेटा ये कहता है कि ऑप्शंस के पीछे लोग पागल हैं इस समय। हम देख रहे हैं वॉल्यूम भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन इन सब के बीच हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग समय पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज भी होते जाते हैं और उनको समझना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आने वाले समय में आप कैसा फ्यूचर, ऑप्शन का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं वो बताइए। देखिए, एक तो करंट सिचुएशन में जो एक्सचेंज का वॉल्यूम होता है, सपोज कैश मार्केट है या निफ्टी फ्यूचर्स हैं या फ्यूचर्स हैं, उसके कंपैरिजन में ऑप्शंस का वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 80% है।
यानी जो भी वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस में हो रहे हैं उसका 80% वॉल्यूम ऑप्शंस में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन में पार्टिसिपेशन कितना हाई है। और जो ऑप्शन में मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक तो रिटेल हो गए, एफआईज हो गए, प्रोप्राइटरी फंड्स हो गए, इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई होता है। कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन जनरली म्यूचुअल फंड्स का होता है क्योंकि एसआईपी के रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेशंस है वो खासतौर से फ्यूचर एंड ऑप्शन में, खासतौर से ऑप्शंस में काफ़ी हाई है। और आने वाले 4-5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के पार्टिसिपेशंस हैं वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि एआई ड्रिवन एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज बहुत सारी आ रही है, तो अब जो आने वाले समय में ट्रेडिंग जो होगी ऑप्शंस की वो डेटा ड्रिवन हो जाएगी। यानी कि केवल चार्ट से या एक रैंडम आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको साइंटिफिक तरीके से डेटा के बेसिस पे, जैसे जो हम लोग डेटा ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, पीसीआर है, इन सब के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। अब अभी रिसेंट में 12-13 नए इंडेक्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे पावर इंडेक्स हो गया, बीएसई ने आईटी इंडेक्स लॉन्च किया है जिसकी मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सचेंजेस को अभी परमिशन केवल एक ही वीकली एक्सपायरी रखने की है। तो अगर परमिशन एक्सचेंज को मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे इंडेक्स आ गए हैं कि हर दिन एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल लिमिटेड है कि आप एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं, इसलिए निफ्टी की और सेंसेक्स की है। बट मंथली एक्सपायरी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है जिसकी मंथली एक्सपायरी है। और अभी रिसेंट में जून के महीने में ही करीब 13-14 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं एक्सचेंज ने, एनएससी ने। पावर इंडेक्स हो गया और भी कई बास्केट्स बनाई है, तो वो उसका फ्यूचर भी ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। तो जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज डेवलप हो रही है, एल्गो डेवलप हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होने लग जाएंगे। ऑप्शंस आप देखिएगा तो कमोडिटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव हो रही है। अभी कमोडिटीज़ में आप देखेंगे तो क्रूड में बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर में भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, नेचुरल गैस, इन सब में क्रूड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो रही है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिला के सारे मार्केट्स में ऑप्शंस की एक्टिविटी अच्छी है और आने वाले 4-5 सालों में ऑप्शंस में वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज़ करते जाएंगे, पार्टिसिपेशन एफआईज का भी और इंक्रीज़ होता जाएगा। बट यहाँ पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है कि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो आपको अभी से ही लर्निंग पे ध्यान देना है, आपको डेटा पे फोकस करना है। आप अभी से अगर लर्न कर लेंगे तो आगे कंपटीशन में आप सक्सीड कर पाएंगे। तो आपको लर्निंग पे, डेटा ड्रिवन अप्रोच पे रखना है। थोड़ा एआई का भी यूज़ कीजिए, थोड़ा लॉजिक्स का भी यूज़ कीजिए, मार्केट के लॉजिक्स को डिकोड कीजिए, तो आपको सक्सेस ऑप्शंस में मिलेगी। और ऑप्शंस में 90% सेबी का डेटा बोलता है कि लॉस करते हैं, बट अगर आप इस लॉजिक्स और आप डेटा ड्रिवन अप्रोच रखेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। आपकी दूरदर्शिता के आधार पे एक चीज मेरे को आप और समझाइए कि आने वाले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव क्या आप होते हुए देख पा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि कभी लॉट साइज चेंज कर दिया जाता है, कभी हम ये देखते हैं कि मार्जिन चेंज हो गया है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कुछ क्या बहुत बड़ा बदलाव होते हुए आप देख पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव हो सकता है जो अभी यूएस मार्केट्स में है, इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर आप मान लीजिए यूएस में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अभी तो इंडिया में भी कई सारे ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस दिया गया है जिसके थ्रू आप यूएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ये भी रिसेंट जून की डेवलपमेंट है। बट वहाँ पे नियम ये है, रूल ये है कि अगर मुझे फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में कम से कम $10,000 या $20,000 होना चाहिए। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है $10,000 या $20,000 ऐसे मिनिमम मेरे अकाउंट में होना चाहिए। नहीं तो मैं ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बट ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सेबी का रिसेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रिसेंट में आई है, लॉट साइज रिवाइज किए गए हैं। हो सकता है, नॉट श्योर, 50-50% चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मान लीजिए आपका मिनिमम 5 लाख की एक बेस कैपिटल आपके पास है, तभी आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकम टैक्स पेई हैं और आप इतना मिनिमम इनकम टैक्स देते हैं तो ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा रेस्ट्रिक्शन इसलिए आ सकता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जिनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, या फिर वो
नॉन इनकम टैक्स पे ही हैं और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एग्रेसिवली ट्रेड करके अपने कैपिटल को गंवा देते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस माइट भी आ सकती है जो आज के दिन में यूएस मार्केट्स में है, जहाँ पे कैपिटल की लिमिट है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। हाँ और ना में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत, क्योंकि जैसे कि हर साल डेटा आता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने का या मिनिमाइज करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। इसका दोनों लॉस का क्या लेना देना है? मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा भी है और नुकसान होना है तो वो तो मैं दे ही दूंगी। इसमें क्या है कि वैसे ट्रेडर्स जिनके पास केवल 1 लाख रुपए ही है, वो उनके पास रिस्क कैपिटल नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की जरूर होती है, बट आपके पास अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है और आप रिस्क लेंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके फिर फैमिली लाइफ और आपके इमोशन पे प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन या फ्यूचर उन्हीं के लिए है जिसके पास सरप्लस कैपिटल है, रिस्क कैपिटल है। तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट है कि थोड़ी लिक्विडिटी पे फर्क आएगा, थोड़ा ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू प्लस पॉइंट भी है कि वैसे ट्रेडर्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जिनके पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है और वो कई यंग बच्चे जिनको एकदम ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है और वो अपने पॉकेट मनी से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लेते हैं और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हद तक रेस्ट्रिक्शंस आएगी। आप सीख के करो, थोड़ा पैसे कमा के करो, थोड़ी सेविंग करने के बाद करो, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे कमेंट करके आप बताइए कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदने के पहले आपके अकाउंट में इतना पैसा हो या आप टैक्स इतना भर रहे हो, इस तरह का कोई नियम आप क्या चाहते हैं या आपको क्या लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। आप सर आगे बढ़ते हुए जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक तो हमें बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी सलाह मिलती हैं कि आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे डेटा हमारे सामने आ जाते हैं। अगर मैं एक सबसे तगड़ा कुछ आपसे पूछना चाहूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मुझे वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए? क्या मुझे पीसीआर पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? क्या मुझे वॉल्यूम देखना है, वीवैप देखना है? तो क्या होता है, आप कैसे करते हैं? देखिए एक इंडिकेटर से तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पूरा बॉडी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमें बॉडी में ही दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें 4-5 टेस्ट लिखते हैं। कभी भी एक टेस्ट से आप श्योर शॉट नहीं बता सकते कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फुल बॉडी चेकअप भी फुल बॉडी चेकअप होती है। तो उसकी इसीलिए ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 4-5 चीज़ को देखना होता है। बट अगर उस 4-5 चीज़ में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस फर्स्ट एंड प्राइमरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वहाँ पे 90% ऑफ द मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस जगह पे एक्टिव होते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है। तो फर्स्ट हो गया आपको ऑप्शन चेन का डेटा, जो जैसे आपने सवाल किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या है, तो खासतौर से इंडेक्स ऑप्शन के लिए ऑप्शन चेन का डेटा है। उसके बाद सेकेंड प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस अगर ट्रेड हो रहा है तो प्राइस एक्शंस आपको पता होना चाहिए कि हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, यानी ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड क्या है। ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड, हम लोग वीवैप को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जिस लेवल पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो पीसीआर तो देखना इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ वीवैप भी देखना चाहिए। यानी अगर प्राइस दिन भर वीवैप के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, और पूरे दिन अगर वीवैप के नीचे चल रहा है तो मोस्ट लाइकली क्लोजिंग में वीवैप के नीचे चली जाएगी। 70% ऑफ द टाइम ऐसा होगा। तो एक सिंपलेस्ट वीवैप भी देखना चाहिए। और एक और बड़ा सिंपल टूल है विक्स का मतलब यहाँ पे ये देखना है कि अगर विक्स कल के कंपैरिजन में आज नेगेटिव है तो इसका मतलब मार्केट मोस्ट लाइकली पॉजिटिव होना चाहिए, और कल के कंपैरिजन में कल की क्लोजिंग से आज विक्स पॉजिटिव चल रही है तो मोस्ट लाइकली मार्केट नेगेटिव हो सकती है। तो टोटल 4 पैरामीटर्स मैंने बताए। एक तो पीसीआर का डेटा, दूसरा वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तीसरा विक्स, और चौथा प्राइस एक्शन। ये 4 सिंपल चीज देख करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें से चारों में मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी,
तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग जाती है पीसीआर ओआई ओपन इंटरेस्ट चेन के डेटा को, और उसके बाद फिर वीवैप हो गया, विक्स हो गया, प्राइस एक्शंस हो गए। गुड। और मुझे लगता है तो ये इन 4 के ऊपर हम नजर रखेंगे तो काफी हद तक आसान आप हो अच्छी जाएगा ट्रेडिंग कर रास्ता। सकते हैं। बाकी आप अगर टेक्निकल्स देखते हैं तो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है देखने के लिए। इसके अलावा आप चाहो तो सेक्टर हीट मैप वगैरह भी देख सकते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे आप इजीली मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और मुश्किल आती है कि हम देखते हैं कि हमें ऐसा फील होता है, देखते हैं तो मैं क्या बोलूं, हमें ऐसा फील होता है कि मार्केट अब इस रेंज को तोड़ रहा है, लेकिन फिर हमें समझ में आता है थोड़ी देर के बाद, जब हम तो अपना डिसीजन ले लेते हैं तो हमें लगता है अरे हम तो फंस गए, ये तो था ही नहीं ऐसा। हमें समझ में आता है ये तो हम फंस गए ब्रेकआउट ट्रैप में। तो ये डिसाइड करना क्या एक्चुअली बहुत मुश्किल है। देखिए ये तो हम सबने सुना है कि आप बिल्कुल लो पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, हाई पे भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो समझ ही नहीं आता ना कि लो और हाई कहाँ है। आप बात कर रही हैं रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट की, यानी जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो जेन्युइन है या फॉल्स हैं। तो इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स होने का मतलब उसके पीछे फोर्स है। फोर्स का मतलब प्राइस तो मूव हो रहा है, बट प्राइस के मूवमेंट को फोर्स क्या क्या डिसाइड करते हैं। वन इज ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट यानी जो पोजीशंस बन रही है, और पोजीशंस को बनाने में लगते हैं कैपिटल, तभी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो अगर कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है और उसके पीछे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब वो जेन्युइन ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ। करेक्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको एक्सचेंज हर 3 मिनट में देती है, तो आप वहाँ से ओपन इंटरेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 1, मान लीजिए आप ओपन इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, तो सेकंड वॉल्यूम का डेटा हमें मिलता है। यानी हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है। कई बार हम सुनते हैं ना कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी अगर प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है और उसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट। और कोई भी प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है उसमें वॉल्यूम ही नहीं आया, इसका मतलब वो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट्स को जज करने के लिए हम लोग एक तो वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं, तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को। यानी मार्केट सपोज कीजिए बिल्कुल साइडवेज चल रही है, एक रेंज में चल रही है, और पीसीआर का डेटा, पुट कॉल रेशियो, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए 1.25 था और मार्केट 2 घंटे तक साइडवेज है, और उस 2 घंटे के साइडवेज में पीसीआर बढ़ के हो गया 1.5, और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट जेन्युइन है, क्योंकि उस 2 घंटे के कंसोलिडेशन में साइडवेज में पुट कॉल रेशियो इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कॉल राइटिंग कम हो रही है। तो वो जो ब्रेकआउट है दैट कुड बी अ वैलिड ब्रेकआउट। सपोज कीजिए वो बिल्कुल साइडवेज है और पीसीआर का डेटा उस पीरियड में बिल्कुल स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं हुए, 1.25 से 1.30 ही पहुंचा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। तो तीसरा तरीका ब्रेकआउट्स को पकड़ने का है कि आप पीसीआर का डेटा देख सकते हैं। चौथा एक और तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, चौथा एक और तरीका पर है। ये सब काम सेम कर रहे हैं, बिल्कुल, कंफर्मेशन आपको मिल रही है। अब मान लीजिए ऊपर का ब्रेकआउट जब भी होगा, तो ऊपर के ब्रेकआउट में मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स घट जाएगी, रिवर्स कॉरिलेशन, और नीचे का ब्रेकडाउन होगा तो विक्स इंक्रीज हो जाएगी, रिवर्स कॉरिलेशन। अगर आप ऐसा देखते हैं कि प्राइस ऊपर का ब्रेकआउट हुआ और विक्स डिक्रीज नहीं हुई, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो अगेन दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। और प्राइस नीचे का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे ब्रेकडाउन हुआ और विक्स बढ़ी नहीं, हाँ। विक्स वहीं की वहीं या घट गई, तो अब पक्का वो फेक ब्रेकडाउन है। अब टेस्ट कर लेना लाइव मार्केट में कि प्राइस अगर झटके से नीचे गई और विक्स अगर ऊपर नहीं गई, तो मार्केट वहीं से बाउंस कर जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, आप फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को इजीली कैच कर सकते हो। एक और तरीका है, पांचवा तरीका, डिलीवरी का डेटा। डिलीवरी का डेटा एक्सचेंज की तरफ से हमें मिलता है। मान लीजिए कल मैंने देखा कि किसी स्टॉक में एवरेज डिलीवरी 30 दिन की होती है, 30% की, और कल मैंने देखा कि 60% की डिलीवरी उठी है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे डेटा आता है। हाँ। और आज लाइव मार्केट में उस स्टॉक में ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे ये दिख जाएगा कि कल 70% डिलीवरी उठी, एवरेज 30% होती थी, तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो आप डिलीवरी डेटा से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो 4-5 तरीके हैं जिसको आप देख के फॉल्स ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है कैच कर सकते हो। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करनी है तो ये सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव होने वाली है, एआई आ गया है और पार्टिसिपेशंस एफआईज का इंक्रीज हो रहा है।
तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना होगा और सीख करके आप आराम से फॉल्स एंड जेन्युइन ब्रेकआउट कैच आउट कर सकते हैं। आपने अभी हमने जितनी देर पे बात की उसमें 2 बार एआई का जिक्र किया है। हाँ। अब एआई का मैं ट्रस्ट तो किसी रिसर्च के ऊपर भी नहीं करती हूँ, तो वहां कैसे कर लूं जहां पे पैसा लगाना है? देखिए अभी क्या हो, जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में कई बार इमोशंस आ जाते हैं। एआई ट्रेडिंग का मतलब हो गया एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यानी कि जो मान लीजिए रूल्स हमने बनाए कि हमें पीसीआर पॉजिटिव है तो ट्रेड लेना है बाई साइड में, वीवैप के आसपास एंट्री करनी है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है तो बाई साइड लेना है, हीट मैप का ये फैक्टर्स हैं तो हमें ट्रेड करना है। तो हम ये सारे रूल्स को कोड कर सकते हैं और सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये जब रूल्स फॉलो ट्रिगर हो तो आप ट्रेड ले लो, यहाँ पे इमोशंस आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एआई का कॉम्बिनेशन हो गया इसमें, और इस रूल को आप आज के समय में पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हिस्टोरिकली इसकी एक्यूरेसी कैसी रही है। तो अभी क्या होता है, जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं रिटेल, उनके रैंडम कोई थॉट आया और उसके ऊपर ट्रेड इनिशिएट कर दिया। जब आप एआई और एल्गो का यूज करेंगे तो आप अपने थॉट को पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं, और बैक टेस्ट करने के बाद उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी, हिट रेशियो सभी कुछ निकाल करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं। भाई एफआईज इसी तरीके से तो करते हैं। एफआईज तो ऐसा नहीं है कि बैठ करके चार्ट देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। अगर मुझे कैपिटल डिप्लॉय करनी है 200 करोड़ 500 करोड़ जो एफआईज करते हैं, हाँ। तो क्या पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से ट्रेड करना? पूरा एल्गोरिथमिक और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है तभी जाकर के इतना बड़ा कैपिटल डिप्लॉय हो पाता है। रिटेल ट्रेड कर रहा है 1,00,000-2,00,000 से, तो वो चार्ट देख करके ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए उससे इमोशन को ख़त्म करना, बड़े कैपिटल पे अगर आपको काम करना है तो किसी न किसी तरीके से आपको एल्गो, एआई इनका यूज़ करना पड़ेगा। एल्गो का एक और सिंपल यूज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं भी करता हूँ कई बार। जैसे मान लीजिए कभी कभी मार्केट समझ में नहीं आ रही, चार्ट्स जब आप देखते हैं तो चार्ट्स जब आप देखेंगे तो जैसी मेरी पोजीशन होती है वैसी कई बार ट्रेडर को दिखता है। अगर मैंने पुट ले रखी है तो मुझे हर बार लगेगा कि मार्केट गिर जाएगी, और अगर मैंने कॉल ले रखी है तो मुझे चार्ट भी दिखती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा होता है। हाँ, एकदम। आप ऐसा करो कि ग्राफ तो हर जगह फ्री में अवेलेबल है, एनएससी की वेबसाइट में भी है, मनी कंट्रोल में भी है। आपने कोई भी पोजीशंस लेने के पहले उस चार्ट की फोटो खींचो और चैट जीपीटी को दे दो और उसको बोलो कि भैया जरा ये ट्रेंड एनालिसिस करके मुझे बता दो कि ये जो ट्रेंड बन रहा है या क्या पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। आपको चैट जीपीटी वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करके बता देगा कि हायर हाई बन रहे हैं, वॉल्यूम आ रहे हैं नीचे से, लोअर लोज बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो कम से कम आपको एक ऑटोमेटेड कुछ आइडिया तो लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप एआई का यूज़ कर सकते हो। शायद मैंने कभी ये किया नहीं है इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। मेरे व्यूअर मुझे बताएं। करके देखिएगा, और जो व्यूअर देख रहे हैं आप इसको करके देखना कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपका दिल किया कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, और आप उस ट्रेड को लेना या लेने के पहले फोटो खींच के चार्ट की चैट जीपीटी को देखना और उसकी एक्यूरेसी आप टेस्ट करना 1 हफ्ते में कैसी ट्रेस्ट आती है। तो वो क्योंकि वो ऑटोमेटेड मॉडल है, हाँ। वो आपको जो भी बताएगा विदाउट इमोशन बताएगा, जो भैया दिख रहा है चैट जीपीटी आपको वही बताएगा। आप करके देखो, आपको अपने आप से ज्यादा एक्यूरेसी उसमें मिलेगी। शानदार। और अगर आपने कभी प्लीज एआई का यूज किया है ट्रेडिंग के लिए तो मुझे वो आप कमेंट करके बताइए। अच्छा, क्योंकि ये एआई की बात हो ही रही है, हमने देखा कि मार्केट में बहुत से खासकर मार्केट वाले एआई एप्स अवेलेबल इस समय हैं। उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो जिनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी रहता है। क्योंकि आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया, इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं चैट जीपीटी जो कि सबके पास अवेलेबल है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, हमको आदत लग चुकी है, उसका ही हम यूज कर लें, या लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट के लिए तो अलग एआई होना चाहिए तो ये वाला यूज करो, उधर जाए? देखिए वो एडवांस मॉडल्स हैं, उसमें स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती है। एकदम सिंपलेस्ट तरीका तो मैंने अभी बताया कि चार्ट्स को आप एक बार डाल करके चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई इंडिकेटर ही लगा दीजिए, उसमें सिंपल एक मूविंग एवरेज लगा दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दे करके आप एक एनालिसिस आपको मिल जाएगी। बट जरूरी नहीं है कि आप कोई सब्सक्रिप्शन लें, ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसके अलग मॉडल्स हो सकते हैं। अभी तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फेथ होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी आपसे ज़्यादा बेहतर आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो इमोशंस हैं, हमारे जो ट्रेडिंग इमोशंस हैं, उसको हम कैसे ऑटोमेट करें। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप अपने ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब मैं आगे बढ़ते हुए थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेती हूँ। जी। हालांकि ये पहली बार है जब सर के साथ मैं इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करने जा रही हूँ। मार्केट इधर बीच बहुत उथल पुथल भरा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जिसने किया है उसे भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि हमने देखा है 24 में भी बहुत कुछ मिला नहीं, 25 में भी बहुत नहीं मिला, 26 में रही सही कसर जो थी वो पूरी हो गई। जब भी आप किसी एक्सपर्ट से बात करो तो वो ये कहते हैं कि ईयरली तो जो आपका पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू आपको करना चाहिए। अब रिव्यू कैसे करूं, ये सबसे बड़ा एक कठिन सवाल हो जाता है। फिर कई बार हम देखते हैं कि एक ही सेक्टर के हमने 2, 3, 4 शेयर्स रखे हुए हैं, तो उनमें किनको छोड़ें और किनको पकड़ें, ये अलग एक समस्या रहती है। क्योंकि पैसा तो मेरे पास उतना ही है ना सर, इधर से निकालूंगी तब उधर लगाऊंगी, नया पैसा तो ला नहीं सकती। तो क्या कोई ऐसा तरीका आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, कौन सा शेयर रखूं, कौन सा अच्छा है, नहीं है, कोई ईजी सा आसान सा तरीका? ये पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए आपको एग्जॉस्टिव रिसर्च वगैरह भी करनी होगी, बट मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ जो एक लेमैन अपने मोबाइल पे एक लॉजिकल तरीके से समझ जाएगा कि ये स्टॉक मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सपोज मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, अमूमन सभी के पोर्टफोलियो में 8-10 स्टॉक होते हैं आराम से। अब उस 8-10 स्टॉक में कौन सा स्टॉक रखने लायक है, नहीं रखने लायक है, उसका एक तरीका है। और अभी जैसे मैं आपको उसके लिए एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट आप लोग खोल लीजिए और इसमें ऊपर सर्च विंडो दिख रही है। सर्च विंडो पे अब मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें लॉजिक ये है, सिंपल लॉजिक, कि कोई भी स्टॉक प्रमोटर होल्डिंग भी होगी, पब्लिक होल्डिंग भी होगी, एफआईज होल्डिंग भी होगी। ठीक है, तो जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है वो स्टॉक नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि अच्छा है, क्योंकि जिसने कंपनी को खड़ा किया, प्रमोटर का मतलब जिसने कंपनी को खड़ा किया, और अगर वो स्टेक उसमें होल्ड करते हैं इसका मतलब उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आने वाले समय में प्रमोटर अपने स्टेक को ऑफलोड भी करेंगे तो वो हायर प्राइस पे ऑफलोड करेंगे। तो अगर स्टेक कम है इसका मतलब प्रमोटर का स्टेक उस इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसमें स्टेक बहुत कम है। और अगर प्रमोटर का इंटरेस्ट स्टेक मोर देन 40% है, इसका मतलब प्रमोटर का इंटरेस्ट है और कंपनी में आगे कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलेगी। सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल रिसर्च में नहीं जा रहे हैं। तो एनएससी की वेबसाइट में हम जाते हैं और एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेटीएम पकड़ते हैं। पेटीएम मैंने टाइप किया और इसी में आप नीचे जाएं, एनएससी की वेबसाइट में मैं दिखा रहा हूँ, तो नीचे जाएं तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है मुझे, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अब ये पब्लिक होल्डिंग इस तरीके से दिख रही है। तो पेटीएम में आप देखिए 100 के 100% पब्लिक होल्डिंग है। हाँ। यानी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी जीरो है। अब हो सकता है इसकी होल्डिंग एफआईज के पास हो, रिटेलर्स के पास हो, बट प्रमोटर्स के पास जीरो है। ये हमें एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा दिख रहा है। तो जिस स्टॉक में भी प्रमोटर की होल्डिंग 20-25% से कम है वो स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, रीजन ये है कि अगर प्रमोटर ने ही अपनी सारी होल्डिंग बेच दी जिसने कंपनी को बनाई, तो मैं क्यों रखूं? मैं तो एक इन्वेस्टर हूं। करेक्ट। सपोज जिसको खुद अपने माल पे भरोसा नहीं है। हाँ, उसने अपना मार्केट में माल बेच दिया, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं उसमें? जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब मैं रिलायंस पे खोला मैंने, तो अभी आप देखिए रिलायंस में प्रमोटर होल्डिंग कितनी हमें दिख रही है। रिलायंस में आप देख सकते हैं कि 50% प्रमोटर होल्डिंग है और 50% पब्लिक की होल्डिंग है। यानी कि अभी भी प्रमोटर्स ऑफ रिलायंस इज होल्डिंग 50% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। तो आप देखिए, अब मान लीजिए मैं प्रमोटर हूँ, मेरे पास 50% है, मुझे आने वाले समय में अगर ऑफलोड भी करना है तो मैं करंट भाव पे तो नहीं करूँगा ना। प्राइस ऊपर जाएंगे तभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि कंपनी के प्राइस ऊपर जाएंगे। मैं एज अ प्रमोटर मुझे पता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या हम नया विजन के साथ काम कर रहे हैं, क्या आगे फ्यूचर है। तो प्रमोटर अगर होल्ड कर रहे हैं अपने स्टेक को, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ है और आगे जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगी, जब भी स्टेक सेल होगा, वो हायर प्राइस पे होगा, तो वहाँ पे आपको प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे की लर्निंग ये है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक हैं और आपको एक सिंपलेस्ट तरीके से आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो उन 10 स्टॉक की पोर्टफोलियो 10 स्टॉक का प्रमोटर होल्डिंग आप चेक कर लीजिए एनएससी की वेबसाइट में। जिस स्टॉक का भी प्रमोटर होल्डिंग 20% से कम है उसको ऑफलोड कीजिए, और जिनका
30-40% से ज़्यादा है उसको ऐड ऑन कीजिए, सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स। बाकी तो फंडामेंटल फैक्टर्स अलग हो गए, बट ये एक सिंपलेस्ट है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। जैसे मान लीजिए, एक और मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आईटी में 2 स्टॉक है, इन्फोसिस और टीसीएस है। अब मेरे पास इन्फोसिस है और मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों एक ही सेगमेंट में है आईटी, तो मुझे टीसीएस रखना चाहिए या इन्फोसिस रखना चाहिए, विच इज अ बेटर कंपनी। तो इसका रिसर्च करने का तरीका क्या है, अब हम इसको सिंपलेस्ट एनएससी की वेबसाइट में, मान लीजिए मैंने इन्फोसिस पे गया, मैंने इन्फोसिस टाइप किया, तो इन्फोसिस का की होल्डिंग हम नीचे चेक करते हैं, तो ये आप देखिए ये कितनी आ रही है प्रमोटर होल्डिंग इसमें, 14%, और पब्लिक के पास है 85%। तो ये इन्फोसिस में प्रमोटर की होल्डिंग है 14% और 85% पब्लिक होल्डिंग है। ठीक है, अब हम इसी को टीसीएस, टीसीएस तो मैं बाद में देखूंगी। आप ही के बताए हुए नियम के मुताबिक अगर 30% भी नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग, हाँ, तो पहले तो मुझे फिर निकाल देना है। ये तो मुझे देख के समझ में आ रहा है, टीसीएस से कंपेयर तो बात की बात है, अगर मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं निकाल दूंगे। और मान लीजिए मुझे इसी को शिफ्ट करके कोई दूसरा स्टॉक लेना, सेम सेगमेंट का आईटी, मान लीजिए मैं बुलिश हूँ आईटी के लिए और मुझे आईटी में ही लगाना है, क्योंकि मान लीजिए मैंने इन्फोसिस अगर ऑफलोड किया, सेल किया, तो मैं इसी सेगमेंट का कोई स्टॉक लेना चाहता हूँ। अब आईटी में विप्रो है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, तो अगर उन सबको कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बेटर है यहीं पे लाइव, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक हम टीसीएस देखते हैं जो लीडिंग है अभी। तो टीसीएस में आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी आ रही है, 71%, यानी एनी हाउ इन्फोसिस से तो बेटर दिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि 71% होल्डिंग है, जो रिलायंस से भी ज्यादा है सर, ज्यादा होल्डिंग है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में टीसीएस की ग्रोथ इन्फोसिस से कंपेयर, जो प्रमोटर है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तभी होल्ड कर रखे हैं भाई, ओनर जिसने कंपनी को बनाया वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब अगली बार आते हैं, चलो विप्रो को देखते हैं। दुकानदार को अपने माल पे भरोसा है, बिल्कुल। अब विप्रो को देखते हैं, तो ये देखिए विप्रो पे आते हैं, विप्रो में भी 72% होल्डिंग है, तो ये भी बुरा नहीं है, करेक्ट। एचसीएल टेक पे आते हैं, तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अब एचसीएल टेक पे आते हैं, तो एचसीएल टेक में 60% है। अब मेरे पास 4 शेयर हो गए कंपेयर करने के लिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो ये तो पक्का हो गया कि इन्फोसिस से बेटर ये तीनों हैं फ्रॉम अ प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों में अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो उसमें दिख रहा है कि टीसीएस ब्रांडेड है, टीसीएस में आप बाकी रेवेन्यू है, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे ये भी दिखता है। अभी आप देखिए टोटल इनकम दिख रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, ये सब सारा फिगर्स हमें एनएससी की वेबसाइट पे ही दिखता है। तो अगर आप फंडामेंटल रिसर्च भी करना चाह रहे हैं, जैसे आपने मेरे से पूछा कि कैसे ये डेटा देख सकते हैं, फ्री में कैसे देख सकते हैं, तो एनएससी की वेबसाइट पे आप जाके पूरा डेटा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स क्या है, अगर मान लीजिए मुझे ये देखना है कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखना है, टोटल इनकम क्या आ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है कंपनी की, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये सारा का सारा डेटा आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3-4 क्वार्टर का प्रॉफिट ये आता है, ये देखिए 31 मार्च 2026 तक का अपडेटेड है, यानी लेटेस्ट क्वार्टर। अभी हम लोग जून में बातचीत कर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट आपको मार्च पिछले पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है। अगर मैं इसमें और भी डेटा आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए बायबैक हो गया, इवेंट कैलेंडर है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जाकर के आप देख सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत अच्छा डेटा है। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या दिखता है कि प्रमोटर्स भी अपने स्टेक्स, इनसाइडर का मतलब हुआ प्रमोटर्स, इनसाइडर्स का मतलब प्रमोटर, और प्रमोटर भी अपने शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, उनको डिस्क्लोज करना होता है, ये सेबी का रूल है। तो अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे इनसाइडर रिपोर्ट में आती है, तो आप ये जाकर के इनसाइडर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बाइंग और सेलिंग दोनों का डेटा आता है, कि कभी कभी इनसाइडर ने बाय कर लिया या इनसाइडर ने सेल कर दिया। रेलेवेंट ज्यादा होता है बाइंग का डेटा, क्यों? सेलिंग का डेटा से ज्यादा रेलेवेंट बाइंग का डेटा होता है। सेलिंग का डेटा तो कई बार क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हैंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली आपस में ही स्टेक, अपना स्टेक अपने बेटे को दे दिया, ट्रांसफर ऑफ हैंड्स भी हो सकते हैं, या किसी रिक्वायरमेंट से भी सेलिंग हो सकती है। बट बाइंग अगर हो रहा है, तो बाइंग का पर्पस एक ही होगा, कन्विक्शन इन द कंपनी,
क्योंकि बाइंग और कोई दूसरे पर्पस से आप नहीं करेंगे ना, सेलिंग के लिए मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। तो अगर बाइंग का डेटा इनसाइडर में मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज सम कन्विक्शन। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड आउट अ रियल ब्रेकआउट और अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो अगर मुझे इनसाइडर रिपोर्ट्स में इनसाइडर की तरफ से बाइंग का डेटा मिल रहा है और डिलीवरी का डेटा इंक्रीज हो गया, डिलीवरी परसेंटेज, और देयर इज अ ब्रेकआउट इन द चार्ट, सो दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट, नॉट अ रियल ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप डेटा कोरिलेशन से मार्केट के चाल को पकड़ सकते हो और वहां आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर इनसाइडर्स या प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया तो 2-4% के लिए तो स्टेक नहीं बढ़ाया ना, 30-40% के लिए स्टेक बढ़ाया उन्होंने, तो वो आपको बड़ी मूव वहां पे मिलती है। पर हर समय चौकन्ना रहना होगा। अरे कमाना है तो चौकन्ना होना ही होगा, पैसे तो ऐसे नहीं आते ना। प्रॉफिट बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, और मजा आता है इसमें, मतलब ये बोरिंग काम नहीं है। आप रिसर्च करो और आपकी रिसर्च सही हो गई तो इससे और ज्यादा खुशी की बात नहीं है, बट रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे तो इसमें ही बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मैं व्यूअर को भी बोलूंगी कि अगर आपने 2-3-4 शेयर को ऐसे कंपेयर किया है जैसे सर ने अभी बताया, तो वो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप उसमें से कोई स्टॉक अब छोड़ने भी वाले हैं, आपको समझ में आ गया कि ओ शिट मुझे तो पता ही नहीं था प्रमोटर नहीं है इसमें, आप अगर एग्जिट ले रहे हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्योंकि ये निफ्टी की खुली गई है वेबसाइट सर, और इसके पहले मुझे याद है हमने एक पूरा शो किया है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो कुछ इसमें और ऐसा काम का है जिसपे हम तो ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल, पर आपका ध्यान गया हो कभी? देखिए एनएससी की वेबसाइट बहुत ही काम की चीज़ है। एनएससी की वेबसाइट पे टोटल 2 बहुत और यूजफुल चीज़ें हैं। एक तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और एक जनरल इंटर मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ये निफ्टी दिख रही है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई। अब ये विंडो खुली तो एक हमें एक्सचेंज इस तरीके से ये डेटा दे रहा है। ये आपको स्टॉक्स में भी काम करेगी, कैसे करेगी मैं सिखाता हूँ। ये ट्रिक बड़ी सिंपल ट्रिक है। 52 वीक हाई दिख रहा है और 52 वीक लो दिख रहा है मेरे को, हाई लो दिख रहे हैं, ये लो हो गया और हाई। और ये इंट्राडे का ये लो है और ये हाई है। अब इसका अगर मैं मीन प्लॉट करूं, मीन का मतलब एक तरीके से सेंटर पॉइंट हो गई, तो एक हॉरिजेंटल लाइन हम लोग एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा मीन आ गया, करेक्ट। और इंट्राडे में भी हम ये बना सकते हैं, ये हमारा मीन आ गया, करेक्ट। और मार्केट का मीन क्या होता है इंट्राडे में? मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो मार्केट का मीन होता है 12:15 पे, ठीक है। यानी 9:15 से 12:15, 12:15 से 3:15, तो मार्केट का मीन हो गया 12:15 बजे। अब इंट्राडे वाले में क्या देखना है कि 12:15 बजे अगर ये मीन जो है इससे ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है और कुछ जो डेटा पॉइंट है पीसीआर वगैरह पॉजिटिव चल रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव चल रहे हैं, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हाई की तरफ बंद होगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के सेंटर लेवल पे मार्केट अपने मीन से ऊपर चल रहा है, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है। भाई मीन का मतलब वीवैप हो गया ना। मीन का मतलब हो गया कि मार्केट पे जहां मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग हुई उसके ऊपर है। मीन का मतलब वीवैप, और मीन का मतलब एवरेज। और अगर हम मीन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एट द मीन ऑफ द मार्केट, इसका मतलब कि मार्केट इज टुवर्ड्स अपर बैंड, तभी मीन से ऊपर है ना। मीन से नीचे होने का मतलब एवरेज से नीचे है, और मीन से ऊपर होने का मतलब एवरेज से ऊपर है, और वो भी मीन मार्केट में। तो आप हमेशा अगर ये मीन से ऊपर है तो आप कॉल की साइड ट्रेड करो। और मीन मार्केट में यानी 12:15 बजे के बाद अगर मार्केट ये मीन वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है कंसिस्टेंटली, तो एंडिंग जो होगी वो टुवर्ड्स अ लोअर बैंड हो सकती है, करेक्ट। तो ये हो गया ट्रेडिंग का ट्रिक। अब हम बात करते हैं 52 वीक हाई लो में। तो 52 वीक हाई लो में अभी हम मीन के थोड़ा नीचे ही चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये दिख रही है गोल सी बटन। तो अगर अभी इसके नीचे चल रही है, किसी कारण से आने वाले फ्यूचर में अगर ये मीन से ऊपर निकल जाए, तो इसका मतलब मार्केट तेजी की तरफ आ रही है, हाई की तरफ। फिर 26,373 का जो हाई है उसकी तरफ बढ़नी चालू हो जाएगी। तो मार्केट का जो अभी रेसिस्टेंस लेवल है वो मीन रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मीन इज अ एवरेज ऑफ द मार्केट, और एवरेज का मतलब क्या हुआ, उस लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई होगी मार्केट में, तभी वो एवरेज है। एवरेज कैलकुलेट कैसे होती है? अगर मुझे 10 दिन की एवरेज निकालनी है तो 10 डेज का जो प्राइस ट्रेड है डिवाइडेड बाय 10 इज द एवरेज। तो एवरेज इज अ मीन। तो मीन के अगर हम लोग नीचे हैं तो बियर हावी है, और मीन के ऊपर है तो बुल हावी है।
तो ये आप देख सकते हो 52 वीक हाई लो, और इसी को आप देख सकते हैं इंट्राडे में। तो ये ट्रिक से भी आपको एनएससी की वेबसाइट में काम करेगी। अब मान लीजिए मैं इसको रिलायंस पे चलाता हूँ, चलिए हाँ, इसको मैं लेकिन व्यूअर को एक चीज बता दूं कि मुझे आज जून में ये मालूम चल गया है कि जुलाई में मार्केट अच्छा करने वाला है और वो ऊपर की तरफ जाएगा बिना ये किसी भी तरह का चार्ट डेटा मीन निकाले हुए। उसका रीजन क्या है वो आप टेक ऑफ विद एसकेटी में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सर ने हमें एक बहुत शानदार ट्रिक बताई है बीते 10 सालों का डेटा स्टडी करने के बाद कि कैसे जून में भी मार्केट अप ट्रेंड रहने वाला है, जुलाई में भी रहने वाला है, राइट सर? अब इस सस्पेंस पे मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रही हूँ ताकि मेरे व्यूअर उस पॉडकास्ट को जाके देखें। तो आप टेक ऑफ में जाइए और वहां जाके आप देखिए कि सर ने हमें कैसे अभी बता दिया है जून में कि जुलाई में मार्केट ऊपर को जाएगी। जी सर। तो ये तो हो गई अपनी सालनी जी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एनएससी जाना जाता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, तो क्या एनएससी की वेबसाइट पे आप कमोडिटीज का डेटा देख सकते हैं? नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं। यानी एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे कमोडिटीज का डेटा, करेंसी का डेटा, इंटरेस्ट रेट का डेटा, ये सारा का सारा डेटा वहाँ पे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप एज अ ट्रेडर आपको पता हो कि कमोडिटी क्या परफॉर्म कर रही है, करेंसी क्या परफॉर्म कर रही है, इवन बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपस में सारे प्रोडक्ट्स इंटर कॉरिलेटेड हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस, जैसे मान लीजिए क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है, हाँ। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे। तो ये सारे इंटर मार्केट एनालिसिस के अंदर आते हैं। करेंसी 95 से 96 अगर होती है, रुपया डेप्रिसिएट करता है तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है, हाँ। तो एनएससी की वेबसाइट में ये सारा का सारा डेटा आता है। क्या आपको पता है ये? नहीं। कहाँ पे आता है, दिखाऊं आपको? हाँ प्लीज। बिल्कुल दिखाता हूँ। उसके पहले व्यूअर भी मुझे बताएं कि क्या आपको ये बात मालूम थी कि आप कमोडिटी का डेटा भी देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे? वो मुझे बताइए कमेंट करके। देखिए एनएससी की वेबसाइट खोल ली और इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो ये मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ठीक नीचे और थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रही है, ये हमें यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए करेंसी का डेटा दिख रहा है, ठीक है। करेंसी में यूएसडी, येन, जीबीपी, यूरो, ये सारा डेटा दिख रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट देखना है, मुझे कमोडिटी के स्पॉट प्राइसेस देखने हैं, तो ये भी मुझे सारा डेटा यहाँ दिखता है। अब कैसे आप और इन डेप्थ देख सकते हैं, तो मान लीजिए मैं इसमें अगर क्लिक करूँ तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं और डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे कमोडिटी पे क्लिक किया तो आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस हैं। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस अभी 1,44,000 चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ना। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस आ रहा है, 1 kg सिल्वर का प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कई बार हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे प्राइस देखें, तो एनएससी की वेबसाइट में ये सारा का सारा डेटा हमें आ रहा है। खासतौर से मेटल्स के आ रहे हैं। अब मान लिया क्रूड ऑयल का देखना है तो एक बैरल का रेट अभी 7,722 चल रहा है, तो क्रूड ऑयल के आ रहे हैं, क्रूड ऑयल मिनी आ रहा है, कॉपर का प्राइस है, लीड मिनी, निकल, इन सब के प्राइस आ रहे हैं। और ये अपडेटेड 19 जून, आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 19 जून का ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट का डेटा देखना है। कई लोगों को इंटरेस्ट रेट का नॉलेज नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट भी कुछ है, हाँ। तो इंटरेस्ट रेट में जनरली जो हम लोग ट्रैक करते हैं वो 6 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड्स हम लोग ट्रैक करते हैं। तो जिसमें देखिए यील्ड आ रहा है, जैसे अभी ये 6.3 ये जीसेक है, इसका यील्ड आ रहा है 6.8 है, फिर ये जीसेक है 6.4 है, 7 है। तो ये बेसिकली ये बॉन्ड यील्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स का घटना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो बट सिंपल हमको यहाँ पे यही समझना है कि कमोडिटी के प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, करेंसी के प्राइसेस, ये सब सारा का सारा आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। तो ये डेटा भी यहाँ पे आता है। पर ये क्या हमें इसके ऊपर हर रोज नजर बना के भी रखनी है? जरूरी नहीं है कि आपको नजर बना के रखनी है, बट एज अ अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रूड का एक्सचेंज में क्या प्राइस चल रहा है। जैसे मैंने बताया 7,222 पर बैरल का रेट हमें दिख रहा है, या हमें पता होना चाहिए गोल्ड का स्पॉट रेट क्या है, एक्सचेंज का क्या रेट है, उसमें कितना % ऊपर है। खासतौर से क्रूड में अभी फिलहाल जो कॉरिलेशन मैंने देखा निफ्टी के साथ, वो काफ़ी हद तक क्रूड का नेगेटिव कॉरिलेशन होता है।
तो जब क्रूड 90 के ऊपर चला जाएगा तब इफेक्ट आता है मार्केट में, बट अभी 75 78 आ गया तो अब ये कोई फैक्टर नहीं है। अब मार्केट में ये अगर 75 से 80 भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है जब भी, तो उस केस में फिर कॉरिलेशन निफ्टी के साथ पकड़ लेता है क्रूड, और फिर क्रूड बढ़ेगा तो निफ्टी गिर जाएगी और क्रूड घटेगा तो निफ्टी बढ़ जाएगी। बट अगर ये जब 90 के नीचे आ गया, 75 80 आ गया, तो फिर ये बढ़ेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इतना ही नजर रखना है कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ एप्रिसिएशन कमोडिटीज में या क्रूड में नहीं हो, और कुछ नेगेटिव न्यूज ऐसी नहीं हो, क्योंकि इंटर कोरिलेटेड हैं सारी की सारी मार्केट्स, और इम्पैक्ट फर्स्ट कमोडिटी में और इंटरेस्ट रेट्स में आते हैं, उसके बाद इक्विटी में फाइनली हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा अवेलेबल है, और आपने जैसे मेरे से सवाल किया तो मैं सोचा कि ये भी बता दूं व्यूअर को, ताकि उनको पता चले कि क्या डेटा अवेलेबल है और देख सकते हैं वो। अब एक चीज मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, वापस मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आती हूँ। सेबी का डेटा ये बताता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स भारी नुकसान में होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 100 में 90 उनका ये कहना है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि शायद ऐसे बहुत से मेरे व्यूवर इस समय आपको देख रहे होंगे जिन्होंने महीनों या हो सकता है पिछले 1 साल 2 साल में लगातार लॉस ही बुक किया होगा, प्रॉफिट का उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो कोई प्रैक्टिकल सलाह आप क्या उन्हें देना चाहते हैं? ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल 2 साल में प्रॉफिट देखा ही नहीं है, क्या उनको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, फिर ट्रेडिंग नहीं है उनके लिए? देखिए, आपको ये एनालाइज करना होगा कि लॉस अगर हो रहे हैं आपको कंटिन्यूअस, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है, किस रीज़न से लॉस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं 10% जो प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स को कंटिन्यूअस लॉस हो रहे हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल गेम पॉइंट है, बट अगर आप कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत तरीके से काम करना होगा, न केवल रिसर्च पे बल्कि आपको अपने इमोशन कंट्रोल पे, डिसिप्लिन पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे, और आप बेसिकली किस तरीके से ट्रेड इंटर कर रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस प्रॉपर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप जब ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आप पोजीशंस को हेजिंग करके कैरी कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने आप पे काम करना होगा, और उसके लिए ट्रेडिंग जर्नलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग गेम ऑफ टाइमिंग है, तो आपको ट्रेंड का भी एक आइडिया लेना चाहिए। तो उसके लिए हल्का फुल्का टेक्निकल्स भी आना चाहिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। तो लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। अभी क्या होता है, अब मान लीजिए सीए करने में 3 से 4 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग करने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। आप एमबीए या कोई भी डिग्री लेते हैं तो आपको 2 3 4 साल की एजुकेशन का बैकग्राउंड होना चाहिए। बट आज के दिन में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आप देखेंगे वो 3 महीने ट्रेडिंग करने के बाद उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ। तो कम से कम आपको साल 2 साल तो अपनी लर्निंग को देना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका पैसा कमाना है, चाहे आप सीए बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। तो फिर आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। बिना लर्न किए आप ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए। और लर्निंग सिंपल है, 6-8 महीने की लर्निंग से आपका काम हो जाएगा। तो जो ट्रेडर बहुत सालों से लॉस कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप फर्स्ट लर्निंग करो। लर्निंग में क्या करना है, लर्निंग में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए, और आपके पास थोड़ा रिस्क कैपिटल होना चाहिए। रिस्क कैपिटल का मतलब कि अगर मेरा वो कैपिटल नुकसान भी हो जाए तो मेरे ऊपर इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए, नहीं तो आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और फिर आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बड़े कैपिटल से नहीं, छोटे छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। उम्मीद है, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर और इमोशन के ऊपर ही कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, तो इस बात के बाद आप उसके ऊपर काम करना भी शुरू करेंगे। एक चीज़ आप मुझे और बताइए सर, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ये बोलना होता है कि मेरा व्यू तो बिल्कुल ठीक था मार्केट को लेके, मेरी कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम जो उन्होंने उम्मीद की थी उसके मुताबिक चला नहीं। तो क्या करना चाहिए, ऐसे में बने रहना चाहिए ट्रेड में? नहीं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करता है इंडेक्स के मूवमेंट पे, बट ऑप्शन प्रीमियम और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम
केवल इंडेक्स यानी अंडरलाइंग के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। निफ्टी मूव करेगी तो मेरा प्रीमियम मूव कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन का बिहेवियर डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी पे, यानी विक्स पे, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपैंड करेगी तो प्रीमियम बढ़ेंगे और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रीमियम डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक फैक्टर हो गया विक्स, दूसरा फैक्टर हो गया टाइम टू एक्सपायरी, यानी मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा तो भी आपका ऑप्शंस का प्रीमियम डिके हो जाएगा। तीसरा डिजायर्ड मूवमेंट, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 पॉइंट मूव करना है और मूव करी 40-50 पॉइंट ही, तो उस केस में भी ऑप्शंस में डिके होता है। चौथा प्रॉब्लम आता है कि जो लोग ऑप्शन बायर होते हैं वो स्ट्राइक प्राइस गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एट द मनी की जगह उन्होंने डीप आउट ऑफ मनी कर लिया, तो डीप आउट ऑफ मनी में मार्केट के मूवमेंट के बाद भी ऑप्शंस का प्रीमियम, समझाइए, मैं नहीं समझ पाई। डीप आउट ऑफ मनी मतलब जैसे मार्केट 24,000 चल रही है तो मैंने 24,300 की कॉल ऑप्शन ले ली, तो वो डीप आउट ऑफ मनी हो गई। तो जब आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं और 24,300 काफी आउट ऑफ मनी हो गई, तो उसमें निफ्टी के मूवमेंट से ऑप्शंस का प्रीमियम उतना मूव नहीं करता है। तो आपको लगता है कि निफ्टी तो मूव कर गई बट मेरा प्रीमियम मूव नहीं करा। तो ये सब कुछ गलतियां होने के कारण ही बेसिकली हमारा डिजर्ट प्रीमियम के हिसाब से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में प्रीमियम अलग मूव कर रहा है और निफ्टी अलग मूव कर रहा है। अब इसमें करना क्या चाहिए? प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम पे फोकस करना चाहिए। अगर निफ्टी मूव कर रही है और आपका कॉल ऑप्शन उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब आपका रिस्क है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रही है, कॉल मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब मार्केट कुछ और देख रहा है। आपको तुरंत अपने कॉल ऑप्शन से निकल जाना चाहिए। या फिर मार्केट नीचे जा रही है, पुट ऑप्शंस को मूव करना चाहिए एज पर डेल्टा, यानी कि अगर डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब हुआ कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपकी कॉल ऑप्शन 5 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि डेल्टा 0.5 है। बट अगर निफ्टी 10 पॉइंट मूव करी और आपकी कॉल ऑप्शन बढ़ी 2 रुपया, बट बढ़नी चाहिए उसको 5 रुपया एज पर डेल्टा। जो आपका क्वेश्चन है कि प्रीमियम के हिसाब से निफ्टी का प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है एज पर निफ्टी के मूवमेंट से, तो डेल्टा के हिसाब से अगर निफ्टी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको अपनी पोजीशंस को जल्दी लिक्विडेट कर देनी चाहिए। तो प्रीमियम, कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी बिल्कुल साइडवेज है बट प्रीमियम बढ़ रहे हैं, प्रीमियम ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ये समझ में आ जाता है कि कोई बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि प्रीमियम में फर्स्ट मूवमेंट आएगा, निफ्टी में कई बार बाद में मूवमेंट आता है। तो प्रीमियम पे भी ध्यान रखना। प्रीमियम हायर हाइज बना रहे हैं, निफ्टी हायर हाइज नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब मार्केट एक्सप्लोड करने वाली है। प्रीमियम लोअर लो बना रहे हैं और निफ्टी लोअर लो नहीं बना रही है, साइडवेज है, इसका मतलब मार्केट तेजी से गिर सकती है। तो प्रीमियम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और प्रीमियम कई मामलों में अर्ली इंडिकेशंस देता है निफ्टी के मूवमेंट के, क्योंकि वो वाला सौदा काट के जिधर इंडिकेशन मुझे मिल रहा है वो उधर घुसना चाहिए। जैसे मान लिया निफ्टी साइडवेज हो रही है और आप देख रहे हो कॉल की वैल्यू टूट रही है, इसका मतलब निफ्टी साइडवेज से नीचे ब्रेकडाउन ले लेगी, तो आप फटाफट कॉल का सौदा काट के पुट की तरफ जा सकते हैं। वाओ, नाइस। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली लोग टिके रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, हम तो, मेरे एक्सपीरियंस से तो निकाल देना चाहिए, और उसके लिए हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग यूज करते हैं। उसकी ट्रिक है कि आप एक कॉल वर्सेस पुट की रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। तो लाइव मार्केट में अगर मान लीजिए कॉल के कंपैरिजन में पुट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसका मतलब टाइम वैल्यू डिके पुट में ज़्यादा हो रही है, कॉल में कम हो रही है। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि जब भी प्रीमियम अगर निफ्टी के प्रपोर्शनेट डेल्टा के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको पोजीशंस लिक्विडेट जल्दी कर देनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इनफैक्ट हमने पहले भी जब बात की थी, मैं तब भी मेरे मन में ये बात था कि ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या चेंज होती है आपके हिसाब से? मैं पहले भी ये जानना चाह रही थी कि क्या हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, उसमें क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि हर एक वॉलेटिलिटी में आप पोजीशन साइजिंग सेम नहीं रख सकते। अब हाई वॉलेटिलिटी का मतलब बड़े बड़े स्विंग्स हो रहे हैं, तभी मार्केट वॉलेटाइल है, और छोटे लो वॉलेटिलिटी में छोटी छोटी स्विंग्स है। तो क्या होता है, जब मार्केट लो वॉलेटाइल होगी तो आपको प्रॉफिट भी जल्दी जल्दी बुक करना होगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल लो है तो रेंज छोटी हो जाएगी आपकी, जो जब रेंज छोटी होगी तो टाइम वैल्यू डीके ज़्यादा होगा। तो जब मार्केट लेस वॉलेटाइल है तो आपको प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करना होगा। ऐसा नहीं है कि तब तो मैं ज़्यादा सेफ हूँ? सेफ ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डीके होती है।
आप फ्यूचर कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी है क्योंकि लो वोलेटाइल मिल रहा है, बट आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो ऑप्शन बायर को तो वोलेटिलिटी चाहिए, और वोलेटिलिटी लो है तो डिके हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट जल्दी लेना पड़ेगा। लो वोलेटिलिटी में स्ट्रैटेजी हमारी ये होती है कि हम सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, हम रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट्स को अवॉइड करते हैं। हाई वोलेटिलिटी में ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उस समय हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं और उस समय हम आउट ऑफ मनी में चले जाते हैं। लो वोलेटिलिटी में हम एट द मनी और इन द मनी में करते हैं। लो वोलेटिलिटी रहेगी तो हम स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, हाई वोलेटिलिटी रहेगी तो हम स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे और पोजीशन साइज कम रखेंगे। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लो वोलेटाइल होगी तो अलग तरीके से आप अपने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे। हाई वोलेटाइल रहेगी तो उसमें अलग स्ट्रैटेजीज भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि लो वोलेटाइल में हम नेकेड ऑप्शंस कर लेते हैं, हाई वोलेटाइल में हम हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी कैरी करते हैं ओवरनाइट। अब मुझे कैरी करना है और मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो मैं अगले दिन नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करूंगा, मैं बुल कॉल स्प्रेड ले जाऊंगा या बियर पुट स्प्रेड ले जाऊंगा। बट अगर मार्केट लेस वोलेटाइल है तो उस केस में आप नेकेड ऑप्शंस भी कैरी कर सकते हैं। ये सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आई डोंट नो आप इसको कैसे देखेंगे, बट मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक खास मार्केट किसी खास ट्रेडर के लिए होता है? क्या सेंसेक्स सबके लिए नहीं है? क्या निफ्टी सबके लिए नहीं है? क्या बैंक निफ्टी सबके लिए नहीं है? या कोई किधर भी काम करे? नहीं, देखिए, हर मार्केट को ट्रेड करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप रैंडम ट्रेड कर सकते हो किसी भी मार्केट में। आप निफ्टी करें, सेंसेक्स करें, बैंक निफ्टी करें, स्टॉक ऑप्शंस करें, सबके लिए है, बट सब में नॉलेज एंड एक्सपर्टीज की जरूरत है। सेंसेक्स किसके लिए? सेंसेक्स थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिगिनर्स के लिए सेंसेक्स नहीं है। सेंसेक्स क्योंकि सेंसेक्स में क्या मूवमेंट फास्ट होती है तो और फटाफट प्रॉफिट बुक करना, जो एकदम क्विक ट्रेडर है उसके लिए सेंसेक्स है। और जो थोड़ा आराम बिगिनर ज्यादा क्विक नहीं होता है। नहीं, बिगिनर उसमें रिस्क भी तो है। प्रॉफिट ठीक है, दिख रहा है, एक एंगल है, हाँ। बट आपको फास्ट मूवमेंट में लॉस भी तो उसी तरीके से आ सकता है। तो जो बिगिनर्स है, नए हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉस भी धीरे धीरे हो और प्रॉफिट भी चलो धीरे धीरे हो, ताकि मेरी हार्ट बीट इंक्रीज नहीं हो। तो स्टार्टिंग में तो इंपॉर्टेंट है कि मैं मार्केट में बने रहूं और मुझे फेथ आए मार्केट में। तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चला जाऊंगा जो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है, तो उस केस में अगर मुझे लॉस हो गया तो मेरा कन्विक्शन खत्म हो जाएगा। तो कन्विक्शन को बचाने के लिए आपके लिए बेस्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट इज निफ्टी, उसके बाद आप फिर सेंसेक्स। अगर आपको निफ्टी में अच्छा लगता है, प्रॉफिट आता है, देन यू कैन मूव टू द सेंसेक्स। कोई ये सोच रहा है कि उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और उसको ट्रेडिंग के बारे में काफी नॉलेज भी है, सेंसेक्स में उसने काम नहीं किया है पहले, लेकिन एक्सपीरियंस है, तो आप बोलेंगे कूदने के लिए? हाँ, कर सकते हैं। सेंसेक्स में बहुत अच्छा आजकल वॉल्यूम्स भी हैं, ओपन इंटरेस्ट भी है, उसका डेटा भी इतना लिक्विड हो गया कि डेटा भी काम अच्छे कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है। तो बिल्कुल सेंसेक्स करना चाहिए। हो सकता है आप प्री स्टडी कर सकते हैं कि एक आध वीक टाइम देकर के आप उसके पैटर्न्स को स्टडी कर लीजिए, उसके अंदर जो मेन 30 स्टॉक्स हैं उसके बिहेवियर को थोड़ा समझ लीजिए, डेटा की स्टडी कर लीजिए, और एक आध वीक के टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को कर रहे हैं, तो आप 4-5 दिन में उसके बिहेवियर को समझ जाएंगे और उसके बाद सेंसेक्स में बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं वापस, क्योंकि कभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने लग रही हूँ, कभी ट्रेडिंग की, मैं वापस इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर जाऊँ तो नेक्स्ट 5 ईयर में आपको वो कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर में एक तो मैं बैंकिंग पे बुलिश हूँ, और बैंक्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो बैंक्स के अलावा ऑटो में भी पॉजिटिव है। ऑटो में भी वैसी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही हैं, उनमें आउटलुक हमारा पॉजिटिव है। तो ये 2 सेक्टर पे जा सकते हैं। आईटी में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा। आईटी में अभी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एआई, और क्या डेवलपमेंट होती है आगे ये बोलना मुश्किल है। थोड़ा डिफेंस पे भी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और ख़ासतौर से डिफेंस पे बजट काफ़ी रहेगी गवर्नमेंट की, तो डिफेंस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब चलते चलते मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को आप कुछ चेकलिस्ट दीजिए जिन पर नज़र भी रखनी हो और वो नो नेगोशिएबल होनी चाहिए। ऐसी क्या चेकलिस्ट आप देंगे? वो पॉइंट्स में जानना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर सुबह उठे ना तो बस उसकी नज़र उसके ऊपर रहे, वो क्या चेकलिस्ट होगी? जैसे आपने बातचीत करी कि ट्रेडर्स की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए,
तो मान लीजिए मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेडर जो है वो ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में खुलने के बाद आप ओपनिंग में ट्रेड मत करो, क्योंकि जो सुबह ओपनिंग की ट्रेडिंग होती है वो इमोशनल ट्रेडिंग होगी, क्योंकि आपने गिफ्ट निफ्टी देख ली, वर्ल्ड मार्केट देख लिया, उसके ऊपर इमोशंस के ऊपर सुबह सुबह ट्रेडिंग होती है। तो चेकलिस्ट नंबर 1, ट्रेड आपको 10:30 के बाद करनी है। अब 10:30 बजे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखना है ऑप्शन चेन का डेटा, यानी पीसीआर का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, कि किस तरीके से कॉल एंड पुट्स में पोजीशंस बन रही है। थर्ड चेकलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि मार्केट वीवैप से कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है। अब वीवैप हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, अगर प्राइस कंटिन्यूअस उससे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वीवैप से ऊपर है तो आउटलुक फॉर द डे वुड बी पॉजिटिव, और वीवैप से नीचे है तो डे आउटलुक नेगेटिव होगा। फोर्थ चेकलिस्ट विक्स पे हमेशा नजर रखते हैं। विक्स, अब अगर प्रीवियस डे से विक्स नीचे चल रही है तो इसका मतलब मार्केट में चांसेस हैं कि ऊपर जाएंगे, फियर फैक्टर नहीं है। 70% ऑफ द टाइम ऐसा होगा। और विक्स अगर नीचे चल रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और विक्स अगर ऊपर चल रही है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये तो हो गया डेटा और सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा चेकलिस्ट में हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन का मतलब हो गया कितने स्टॉक ऊपर हैं एनएससी में और कितने नीचे हैं। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी एनएससी में टोटल 3500 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। अब 3500 में सुबह मार्केट खुली और 2500 शेयर ऊपर है और 1000 शेयर नीचे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि 2500 पॉजिटिव है और 1000 नीचे है। तो ये एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर है जो हम लोग चेकलिस्ट में रखते हैं। अब ये जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट को हम लोगों ने ऑटोमेट कर रखा है बेसिकली। अब जो व्यूअर हैं वो ये सोचेगा कि यार ये चेकलिस्ट देखे कैसे इतने सारे, पीसीआर डेटा हम कहाँ देखें, वीवैप कहाँ पे देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसे देखें। तो एक तो तरीका होगा कि आप अलग अलग देख लो। हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक चेकलिस्ट बना रखा है, उसको ऑटोमेट कर दिया, एक्सेल में वो लाइव हमें दिख रही है कि पीसीआर पॉजिटिव, वीवैप से ऊपर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव, ठीक है, विक्स नेगेटिव या पॉजिटिव, आप भी अपने एक्सेल पे लगा सकते हो। अब ये सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आप 11-12 बजे के बाद कॉल ऑप्शन ट्रेड कीजिए, और अगर नेगेटिव हैं तो 11-12 के बाद आप पुट ऑप्शन ट्रेड कीजिए। तो ये चेकलिस्ट आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। मान लो आप इन्वेस्टर हो, सपोज करो आप इन्वेस्टर हो, तो उसके लिए चेकलिस्ट क्या हो सकती है, उसके लिए चेकलिस्ट हो सकती है प्रमोटर होल्डिंग। आपको देखनी है कि प्रमोटर की होल्डिंग कभी भी 20% से कम वाले स्टॉक में नहीं लगाना है। दूसरा, डिलीवरी वॉल्यूम देखना है कि उस स्टॉक में जिसकी डिलीवरी वॉल्यूम 25-30% से नीचे है तो वैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये 2 सिंपल चेकलिस्ट है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, और आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये 4-5 चेकलिस्ट आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट के खत्म होते समय जो आपको चेकलिस्ट मिली है वो तो आपके सबसे काम की है ही। इसके अलावा आपको क्या काम का लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, आपका टेक अवे क्या है वो कमेंट करके बताइए, और आप किस शहर से बैठ के मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज एक बार फिर से बहुत काम की जानकारी और बातें दी हैं, और ये सारा कुछ मुफ्त है, मुफ्त का ज्ञान मिला है तो चैनल सब्सक्राइब कम से कम करते जाइए, इसमें आपका भी कुछ नहीं लगना है, मुफ्त है सब्सक्रिप्शन, तो वो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, हम जैसी कोई वीडियो डालेंगे फटाफट आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू, नमस्कार।